हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का 8वां दिन है जिसमें हम आज सीआरपीसी को सेक्शन नंबर 353 से लेकर 394 तक पढ़ाएंगे आपको। इससे पहले 350 तक सेक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, डे 7 तक। इसमें सबसे पहली धारा है, चूँकि ये आपकी अध्याय या चैप्टर नंबर 27 शुरू हो रहा है सीआरपीसी का। सेक्शन 353 से लेकर ये जाएगा सेक्शन 365 तक, 365 तक है 27वां सेक्शन, सॉरी चैप्टर या अध्याय। पहला सेक्शन है इसमें 353 जो कि कहता है निर्णय। हालांकि अध्याय 27 भी, इसका भी शीर्षक निर्णय है। और धारा 353 में भी निर्णय की बात की गई है। बहुत विस्तृत क्वेश्चन आता है मेंस में इससे, निर्णय से संबंधित। जजमेंट राइटिंग भी आपको मेंस में लिखना होती है, उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट ज़रूरी हैं निर्णय में, क्योंकि जजमेंट लिखते हैं तब भी ये आपको मैटर चाहिए होता है। तो प्री में भी प्रश्न आते हैं, मेंस में भी प्रश्न आते हैं। फिलहाल इसमें देखते हैं क्या है। पहले देखें मैटर क्या है 353 का। आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात तुरंत बाद में या किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों को या उनके प्लीडर को दी जाएगी। कहने का मतलब है, जब विचारण कंप्लीट हो जाएगा तो पीठासीन अधिकारी जो न्यायालय का होगा वो खुले न्यायालय में या तो तुरंत विचारण के बाद निर्णय को या सुना सकता है या फिर कुछ समय दे सकता है कि आप लोग पक्षकारों से कह सकता है या उनके प्लीडर, उनके अधिवक्ता से कह सकता है आप फला डेट पर उपस्थित होइए, हम आपको निर्णय सुनाएंगे या निर्णय देंगे। इसमें क्या क्या शर्तें हैं, निर्णय कैसे दिया जाता है ये पूछी जाती है। तो पहला पॉइंट है, संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। सुनाया जाएगा या फिर संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, या तो देकर सुनाया जाएगा या पढ़कर सुनाया जाएगा। या फिर तीसरी बात, अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का परिवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। अब आपको 3 तरीके बता दिए गए जिस तरह से निर्णय न्यायालय देगा। फिर उपधारा 2 कहती है, धारा 253 की, कि जहां उपधारा 1 के खंड का के अधीन निर्णय दिया जाता है वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा। आशुलिपि कहते हैं शॉर्ट हैंड को। तो जहां पढ़कर सुनाया गया है निर्णय, देकर सुनाया गया है, पढ़कर सुनाया, जहां पर आपको पहला पॉइंट था संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया गया है, तो अगर सिर्फ ओरली दे दिया तो क्या करेगा पीठासीन अधिकारी, उसका एक शॉर्ट हैंड में आशुलिपि तैयार कर लिखवाएगा। और जैसे ही आशुलिपि या शॉर्ट हैंड में जो मैटर तैयार हो जाएगा, वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा। तीसरी उपधारा में कहा गया है, जहां निर्णय उपधारा 1 के खंड गा में क्या हुआ था, परिवर्तनशील अलग भाषा का बात आई थी। तो उपधारा 1 के खंड गा के अनुसार अगर निर्णय सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी प्रतिलिपि पक्षकारों को तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। चौथी उपधारा कहती है, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा। फिर 5वीं उपधारा कहती है, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी। किंतु क्या होगा, अगर वहाँ अभिरक्षा में नहीं है तो उसे डेट बता दी जाएगी कि फिलहाल दिन जो है अभियुक्त उपस्थित हो, मगर इसमें एक किंतु जोड़ दिया गया, किंतु उस दशा में नहीं जबकि उसको व्यक्तिगत या वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दी गई है या केवल जुर्माना दे हो या उसे दोषमुक्त किया जाना हो। पूछा जाता है किन मामलों में अभियुक्त का हाजिर होना जरूरी नहीं है, तो 3 बातें हैं, या तो उसको व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई हो, या उस पर जो दंड साबित होना है, जो दंड मिलना है वो केवल जुर्माने का हो, या फिर उसे दोषमुक्त किया जाना हो। तो इन 3 दशाओं में अभियुक्त का उपस्थित होना जरूरी नहीं है। फिर आ जाइए आप उपधारा 6 धारा 353 की क्या कहती है, कोई भी निर्णय केवल इस कारण विधिता अमान्य न माना जाएगा जबकि पक्षकार या उनका प्लीडर सूचित किए जाने के पश्चात भी अनुपस्थित रहा है।
कहने का मतलब है न्यायालय ने क्या हुआ, निर्णय देने की तिथि घोषित कर दी, फिर भी कोई पक्षकार या कोई उन पक्षकार का अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, तो इस कारण उपस्थित ना होने के कारण न्यायालय का निर्णय अमान्य नहीं हो जाएगा। मतलब न्यायालय के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं, कोई भी पक्षकार या उनका अधिवक्ता। फिर धारा 354 में एक शॉर्ट मतलब एक प्री के हिसाब से प्रश्न बनता है, वो समझा दें हम आपको। निर्णय 354 कहता है, धारा 354 कहती है निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। इसकी उपधारा 5 पूछी जाती है, 354 की उपधारा 5। पहली बात तो जो निर्णय होगा वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। निर्णय जो होता है न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है। दूसरी बात, इसमें जो उपधारा 5 है 354 की उपधारा 5, वो ये कहती है जैसे मृत्युदंड दिया गया तो मृत्युदंड में पूरा ये बात लिखी जाती है कि मृत्युदंड में गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए उस व्यक्ति को जिसको फांसी दी गई है, जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो मृत्यु होने तक उसको फांसी पर लटकाए रखना होता है, ये निर्णय की भाषा में लिखा जाता है। ये कहती है आपकी 354 की उपधारा 5। ये पूछ लेते हैं ये कहाँ पर वर्णित है, तो 354 5 में ये वर्णित है ये बात। फिर आ जाइए आप 357 धारा पर, 357 प्रतिकर देने का आदेश। प्रतिकर कहते हैं कंपनसेशन पर। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है जिसको किसी अपराध से नुकसान पहुंचा है, तो क्या करती है राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर एक इस तरह का व्यवस्था करती है कि उसके पुनर्स्थापना के लिए या उसको उसकी जो हानि हुई है, उसको नुकसान जो हुआ है, उसको क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से उस पीड़ित व्यक्ति को या उसके पीड़ित व्यक्ति से हम पहले भी बता चुके हैं उसके विधिक वारिस हो सकते हैं या उनके आश्रित हो सकते हैं, तो उन लोगों को कुछ सहूलियत दी जाए, उसको कहते हैं प्रतिकर देने का आदेश। और ये है आपका धारा 353 में पूछा जाता है प्रतिकर का आदेश किस भाषा धारा में है। फिर धारा 357, शायद हम 353 कह गए, 357 में है प्रतिकर देने का आदेश। फिर 357 का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में अंतः स्थापित हुई हैं धाराएं। 357 का कहलाती है पीड़ित प्रतिकर स्कीम। पूछा जाता है पीड़ित प्रतिकर स्कीम किस धारा में है, तो धारा 357 का में है। ये क्या होती है पीड़ित प्रतिकर स्कीम? इसमें होता क्या है, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को हानि या क्षति जो हुई है उनके पुनर्वास के हेतु निधियां उपलब्ध कराने के लिए जो स्कीम तैयार की जाती है उसको कहते हैं पीड़ित प्रतिकर स्कीम। और इसमें एक खास बात बताई गई है, इसके जिस दिन इसके लिए आवेदन किया जाता है प्रतिकर के लिए, तो उस आवेदन के 2 मास के भीतर इस प्रतिकर की अमाउंट को उस पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए। ये भी पीड़ित प्रतिकर स्कीम का एक भाग है, उपधारा है। फिर आ जाइए आप धारा 357 खा में। 357 खा कहलाती है भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का और 376 का खा, 376 घा, 376 घा का, 376 घा खा के अधीन जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त होगा। पूछ लेते हैं कौन सी धाराएं हैं जिनमें जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त होता है। मतलब प्रतिकर तो देना ही देना पड़ेगा, जुर्माना अगर लगाया है कोर्ट ने तो कोर्ट के को जुर्माना के अतिरिक्त प्रतिकर भी देना पड़ेगा। ये कहलाती है धारा 357 खा। और किन किन धाराओं में ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में। फिर एक धारा है 306, ये गलत, हाँ ये धारा गलत लिखी गई है, 357 होना चाहिए था, 357 गा, 376 गा नहीं है, ये गलत लिखा है, 357 गा। इसको काट के आप करेक्ट कर लीजिएगा। 357 गा, 357 गा में है पीड़ितों का उपचार। कोई भी अस्पताल हो, चाहे वो सभी लोक या प्राइवेट, चाहे लोक अस्पताल हो, पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सारे अस्पतालों में क्या होगी 326 का तथा 376 के सभी खंड जैसे का, 376 का, 376 खा का, सारे खंड के जो पीड़ित होते हैं, मतलब इन अपराधों से जो पीड़ित होते हैं उनको ये सारे अस्पताल क्या करेंगे, निःशुल्क प्राथमिक उपचार प्रदान करेंगे या फिर चिकित्सीय उपचार, अगर प्राथमिक के अलावा और भी आगे
उपचार चलना है तो ये सब निःशुल्क करेंगे इनका इलाज उपचार, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में तो होता ही होता है। फिर आ जाइए आप धारा 358। 358 क्या कहलाती है धारा? निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रीतिकर। अगर कोई व्यक्ति किसी निराधार व्यक्ति को आधारों पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा देता है तो वो व्यक्ति जो बेचारा निर्दोष था और उसे जेल से गिरफ्तार किया गया तो उस व्यक्ति पर जिसने निराधार गिरफ्तार करवाया है उस पर 1000 तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है, नहीं दे रहा है जुर्माना, तो उसको 30 दिन तक का कारावास हो सकता है ऐसे निराधार गिरफ्तारी के हालात में। फिर आ जाइए आप धारा 362 पर। ये सारी प्रीलिम्स की धाराएं हैं, मेंस में इनसे नहीं आता कोई प्रश्न। 362 इंपॉर्टेंट है, थोड़ी शॉर्ट नोट में भी हो सकता है पूछे कभी कि कौन सा धारा है जिसमें कहा गया है कि न्यायालय अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं करेगा। तो धारा 362 CRPC में बताया गया है न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन ना करना। कब, जब समझ लें इसको, ये भी पूछा जाता है कब निर्णय में परिवर्तन नहीं करेगा, तो सुन लें, समझ लें। अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देने के बाद न्यायालय क्या करेगा? कोई परिवर्तन नहीं करेगा और ना ही उसका पुनरावलोकन करेगा। कोई भी न्यायालय अगर उसने अपने निर्णय पर या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब उसकी परिवर्तन की या पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर आ जाइए आप धारा 365 में। 365 धारा कहलाती है सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। तो पूछा जाता है कि जितने भी सेशन न्यायालय हैं या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं या यथास्थिति कोई भी न्यायालय हो या मजिस्ट्रेट हो, जो कोई दंडादेश दे रहा है या कोई निष्कर्ष निकाल रहा है दंड के मामले में, तो उस निष्कर्ष की या दंडादेश की एक प्रति उसको क्या करना होगी? उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर आ जाइए आप धारा 366 में। ये कहलाती है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। होता क्या है, सेशन न्यायालय को मृत्यु दंडादेश देने का अधिकार है, मगर इसका जो दंडादेश है तब तक परिवर्तित नहीं होता है, तब तक इन्फोर्स नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ना कर दे। इसलिए सेशन न्यायालय जब मृत्यु दंड देता है तो उस मृत्यु दंड की एक प्रतिलिपि क्या करता है, जिसके वो अधीनस्थ है उस उच्च न्यायालय के पास उसकी मृत्यु दंडादेश की प्रतिलिपि भेजता है और उच्च न्यायालय उसकी या तो पुष्टि कर सकता है या उसको उलट सकता है मामले को, या उसको उन्मोचित कर सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होती हैं कि किस धारा में भेजेगा। तो सेशन न्यायालय दंडादेश की प्रतिलिपि को जिसके वो अधीनस्थ है उसके उच्च न्यायालय को भेजेगा धारा 366 के अनुसार। फिर इस तरह से आपकी धारा, ये हमने मेंस पढ़ा दी, यहाँ तक हो गई। फिर एक धारा आपकी और बचती है इस अध्याय में, धारा 368। धारा 368 है दंडादेश को पुष्ट कहते हैं कंफर्म करने या दोष सिद्ध को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अभी हम बता चुके हैं आपको कि दंडादेश की पुष्टि जो होगी क्या, अभी आपने पढ़ा 366 में क्या हुआ, सेशन न्यायालय ने दंडादेश की एक प्रति उच्च न्यायालय को भेजी, तो उच्च न्यायालय चाहे तो उस दोष सिद्धि को पुष्ट कर सकता है, उसको बातिल कर सकता है, पुनर्विचारण का आदेश दे सकता है, व्यक्ति जो जिसको सजा हुई है उसको उन्मुक्त कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है, वॉटेवर बहुत सारी अधिकारिताएं हैं उच्च न्यायालय को। यहाँ पर ये बात आपका जो निर्णय का टॉपिक था, निर्णय की धारा थी धारा 28, वो समाप्त हो गई। धारा 29 अपीलों से संबंधित है और ये अध्याय 29, सॉरी शायद धारा कह जाते हैं हम बीच बीच में अध्याय को, अध्याय 29 अपीलों से संबंधित है। और इस अध्याय 29 में धारा 372 से लेकर 394 तक की बात करेंगे आज हम। सबसे पहले देख लें हम धारा 372। तो धारा 372 कहती है जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। कहने का मतलब है जिन अधिनियमों, जिन शर्तों, जिन आधारों पर अपील की बात की गई है,
संहिता में सिर्फ उन्हीं मामलों में अपील होगी, उनके अलावा किसी मामले में अपील ना होगी। ये कहलाती है 372। 374 कहलाती है धारा सीआरपीसी की दोष सिद्धि से अपील। किन मामलों में दोष सिद्धि से अपील होगी और कहाँ होगी, ये सारी बातें बताती है धारा 374। तो इसमें आप चूंकि जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हमने नहीं बताया है, जो प्रश्न बनता है मेन वो बता देते हैं हम आपको। पहली बात तो आपको पता है, उच्च न्यायालय से अगर कोई दंडादेश या कोई आदेश हुआ है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। सेशन न्यायालय से कोई मामला हुआ है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। और मजिस्ट्रेट जितने भी होते हैं उनकी अपील सेशन न्यायालय में होती है। इसमें जो सबसे मेन बात है वो हमने बतानी थी, वो है इसमें लिखी हमने, 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश की अपील उच्च न्यायालय में होगी। कहने का मतलब है सेशन न्यायालय, सहायक सेशन न्यायालय, इन सब की अपील क्या होती है, उच्च न्यायालय में होती है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर 7 साल से अधिक का कोई कारावास का दंडादेश दिया गया है तो उसकी अपील भी उच्च न्यायालय में होगी, ना कि सेशन न्यायालय में। उसके अलावा एक अपील के बारे में, जहाँ पर भी आप अपील पढ़ेंगे दंडादेश के बारे में सीआरपीसी में, तो सब जगहों पर ये बात याद रखिएगा कि जो बलात्कार संघ से संबंधित धाराएं हैं उनकी अपील का निपटारा जो होगा, अपील फाइल की होने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। कहने का मतलब है जिस दिन अपील फाइल हुई है उसके 6 महीने के अंदर बलात्कार संघ से के जितने भी मामले हैं, चाहे 376 हो, चाहे 376 का हो, चाहे खा हो, ड़ा हो, कोई भी धारा हो, उन सब का जो अपील का निपटारा होगा वो अपील फाइल करने के 6 महीने के अंदर न्यायालय को करना होगा। फिर 375 धारा में आ जाइए आप। कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील ना होना। पूछा जाता है अगर अब अभियुक्त ने अभिवचन कर लिया है, उसने स्वीकार कर लिया है कि हमने अपराध किया है, तो कब और किन हालात में अपील नहीं होगी, ये बताती है धारा 375। इसमें 2 खंड आपको याद रखना है। पहली बात है कि यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। कहने का मतलब है अगर अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन कर लिया है और उस आधार पर उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि कर दी है तो अब उच्च न्यायालय की दोष सिद्धि के बाद कहीं पर भी नहीं अपील होगी। कहने का मतलब अब अपील नहीं होगी उसकी। मगर दूसरा खंड इसका थोड़ी राहत देता है, ये कहता है यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील किन मामलों में हो सकती है, दंड के परिमाण कहते हैं विस्तार, वस्तार नहीं है, विस्तार लिखा हुआ है, ये विस्तार या उसकी वैधता। विस्तार का मतलब है, परिमाण का मतलब है अमाउंट जो दी गई है, दंड जितना दिया गया है वो सही है कि नहीं है, इसकी वैधता, इसकी लीगल था कि नहीं था, या उसकी मात्रा सही थी या नहीं थी, इन मामलों में अपील हो सकती है। अन्यथा अभिवचन करने के बाद अपील नहीं होगी। फिर आप आ जाइए धारा 376, छोटे मामलों में अपील का ना होना। ये मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो पहले बात तो हम समझ ले छोटे मामले कहा किने गया इस धारा में। तो यहाँ पर आप समझ लें कि पहले तो इसमें ये चीज़ आप समझ लें कि धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि अगर किया गया है तो उस दोष सिद्धि के बाद 374 धारा के बावजूद कहीं पर भी अपील ना होगी। कब? पहली बात, जहाँ इसमें थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई है, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। कब नहीं अपील होगी, छोटे मामले, इसको समझ ले, धारा 376 है ये। पहली बात, जहां उच्च न्यायालय केवल 6 मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या 1000 रुपये से अनधिक जुर्माना या दोनों का दंडादेश पारित करता है। कहने का मतलब है उच्च न्यायालय ने या तो 6 महीने तक का कारावास दिया है या 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है या दोनों दंड दिए हैं, तो कोई अपील नहीं होगी उच्च न्यायालय के इस निर्णय की। फिर दूसरी बात खा में बताई गई है, जहां सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या 200 रुपये से अनधिक जुर्माना का अथवा दोनों का दंडादेश पारित करता है। कहने का मतलब सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट क्या करे, महानगर मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, कि अगर वो 3 महीने तक का महानगर मजिस्ट्रेट है, ना कि प्रथम वर्ग को तीसरे गा खंड में बताया गया है। सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट क्या करे, अगर सेशन न्यायालय वहाँ पर नहीं है तो महानगर मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। तो महानगर मजिस्ट्रेट अगर 3 महीने तक की अवधि का कारावास दे देता है या फिर 200 रुपये का जुर्माना लगाता है या दोनों दे देता, तो भी इस मामले की कोई अपील नहीं होगी। अब आएगी बात प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की, जो कि
376 गा खंड गा में है, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, तब भी कोई अपील नहीं होगी। फिर जहां संक्षिप्ता विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश देता है। आखिरी बात कहा गया है कि जो संक्षिप्त मामले हमने आपको पढ़ाए थे पिछले टर्न पर धारा 260 में, उसके अधीन जो भी मजिस्ट्रेट हमने बताए थे कौन कौन से सशक्त किए जाते हैं, उन मजिस्ट्रेट में से कोई भी अगर 200 रुपये तक का जुर्माना कर देता है तो ये 376 धारा के अंतर्गत ये सब छोटे मामले आएंगे और इनकी कोई अपील नहीं होगी। फिर आप आ जाइए, थोड़ा सा प्री का मामला और बचा है ऊपर। 376 हमने पढ़ा दी थी, छोटे मामलों में अपील का ना होना। फिर 377 कहलाती है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। कहने का मतलब है पहली बात तो ये पूछा जाता है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील किस धारा में है, तो आपको पहली बात तो याद रखना है धारा 377 में क्या होती है, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि राज्य सरकार को लगता है कि जो दंड मिला है अभियुक्त व्यक्ति को वो अपर्याप्त मिला है। तो कहने का मतलब है दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में क्या करती है, राज्य सरकार अपील दायर करती है। और फिर आप आ जाइए धारा 378 में, जो कहती है दोष मुक्त की दशा में अपील। कब? अगर ये हालांकि मेंस में पूछा जाता है दोष मुक्त की दशा में अपील, तो मेंस के हिसाब से भी क्योंकि ब्रॉड में आपको पढ़ना है तो पहले हम मेंस में चले। धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता, दोष मुक्ति की दशा में अपील। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट भी बनते हैं और प्री में भी पूछा जाता है, इसलिए इस धारा को बहुत ध्यान से, और कन्फ्यूजिंग धारा है तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। धारा 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील। पहली उपधारा इसकी कहती है उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है के सिवाय और उपधारा 3 और 5 के अधीन रहते हुए। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जैसा कि उपधारा 2 में कहा गया है और जैसा कि 3 और 5 के अधीन रहते हुए क्या होगा। पहली बात खा पॉइंट में बताई गई है, जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानती अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर दोष मुक्त हो गया है तो जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लोक अभियोजक को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को संज्ञेय और अजमानती मामलों के मामले में जो मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्ति का आदेश दिया है उसके खिलाफ अपील करने का निर्देश देगा सेशन न्यायालय में, क्योंकि मजिस्ट्रेट की अपील कहाँ होती है, सेशन न्यायालय में होती है। दूसरी बात खा पॉइंट में बताई गई है कि अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्त के मूल या अपीलीय आदेश से या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगी। कहने का मतलब है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेशन न्यायालय में अपील के लिए निर्देश देगा लोक अभियोजक को, और राज्य सरकार क्या करेगी, किसी भी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न कोई भी किसी भी न्यायालय ने जो दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है, या तो मूल आदेश है या अपीलीय आदेश भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सेशन न्यायालय ने कोई अपीलीय न्यायालय आदेश दिया हो या पुनरीक्षण का आदेश दिया हो सेशन न्यायालय ने, तो उस मूल आदेश या पुनरीक्षण का आदेश का जो पुनरीक्षण का आदेश होगा सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया होगा, उस दोष मुक्ति का आदेश, उसके विरुद्ध अपील करने का निर्देश देगी राज्य सरकार कि आप उच्च न्यायालय में अपील करिए। अब दूसरी उपधारा में के अधीन रहे, मतलब हमने बताया था शुरू में जब धारा शुरू हुई थी तो बताया गया था उपधारा 2 के अधीन रहते हुए, सिवाय उपधारा 2 के, जहाँ से धारा शुरू हुई थी उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है। तो उपधारा 2 में क्या उपबंधित है एग्जैक्टली हम बता दें आपको। उपधारा 2 ऐसी उपधारा है जिसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कोई दिल्ली पुलिस कर रही होती है या फिर उसका इन्वेस्टिगेशन जो है किसी अन्य केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अधिकरण द्वारा किया जाता है, तो वहां पर आती है राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार की बात। देख लें, समझ लें, लिखना कैसे आपको। उपधारा 2 कहती है यदि ऐसा दोष मुक्त का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली पुलिस
या भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा, केंद्रीय अधिनियम ये सेंट्रलाइज अधिनियम के द्वारा सशक्त अधिकरण द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय सरकार भी, जैसे सीबीआई करती है इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्रीय सरकार भी उपधारा 3 के अधीन रहते हुए लोक अभियोजक को क्या करेगी, लोक अभियोजक को दोष मुक्ति के ऐसे आदेश से जो संज्ञेय और अजमानती अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है सेशन न्यायालय में, या फिर दोष मुक्ति के ऐसे मूल या अपीलीय आदेश से जो किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, या दोष मुक्ति के ऐसे आदेश से जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगी। अगर आप उपधारा 1 को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग उपधारा 2 समान है, सिर्फ राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार है, और चूंकि वहाँ पर एक पहले खंड में बताया गया था कि वो लोक अभियोजक को आदेश देती है, यहाँ पर दोनों ही, और एक में था राज्य सरकार। यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र सरकार दोनों ही मामलों में लोक अभियोजक को निर्देश देती है कि आप क्या करिए, या तो सेशन न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करिए। उपधारा 3 क्या कह रही है ये देख लें। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन उच्च न्यायालय को कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाज़त के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आपको उच्च न्यायालय में कोई अपील करना है उपधारा 1 या 2 के अंतर्गत, तो आपको पहले उच्च न्यायालय से इजाज़त लेना पड़ेगी, तब आप अपील दायर कर पाएंगे। फिर उपधारा 4 कहलाती है परिवाद मामलों में भी परिवादी को उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करने के लिए उच्च न्यायालय की इजाज़त लेना होगी। अगर आप कंप्लेंट केस है तो भी परिवादी को क्या होगा, पहले अगर वो उच्च न्यायालय में अपील करना चाह रहा है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगी, उच्च न्यायालय से इजाज़त लेना पड़ेगी, उसके बाद ही उच्च न्यायालय में अपील होगी। एक और उपधारा 5 है जिसमें बता दिया गया है, समय से संबंधित है ये उपधारा। इसमें कहा गया है दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने का आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा परिवादी के लोक सेवक होने की दशा में आदेश की तारीख से 6 माह के पश्चात और अन्य मामलों में 60 दिन पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर दोष मुक्ति कर दिया गया है कोई अभियुक्त, तो होगा क्या, अगर उच्च न्यायालय में आप अपील करना चाह रहे हैं और अपील करने वाला परिवादी जो है लोक सेवक है, तो उसको 6 महीने तक की छूट है कि वो 6 महीने के अंदर अपील कर दे। और लोक सेवक नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर उसको क्या करना होगी, अपील प्रस्तुत करना होगी, वरना 60 दिन के बाद वो अपील प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इस मामले में जो आप धारा 300 आपको हम पढ़ा रहे थे 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील से संबंधित एक मामला है, एक केस है, जो कि इसमें हम आगे भी अभी आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा। ये 2 धाराओं से, एक तो 378 से संबंधित है और एक धारा 376 से संबंधित है। 376 जो आपकी सीआरपीसी की धारा है, सॉरी 386, 76 नहीं 386, अभी हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। ये निर्णय है संदीप कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य 2020 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसे अभी हम आगे चल के आपको, इसमें हमने देखिए लिख दिया है 378/386, ये 2 धाराओं से संबंधित मामला है। इसको अभी हम लास्ट में पढ़ा देंगे, आपको पढ़ा ही देते हैं, इसको देख लें पहले, इसको इस केस को देख लें, केस लॉ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पहले समझ लीजिए 378 हमने पढ़ा दी, दोष मुक्ति की दशा में अपील। फिर उसके बाद है धारा 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। इन 378 और 386 इन दोनों धाराओं से संबंधित वाद है, केस है, निर्णय है संदीप कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2020। हुआ क्या था, अब पहले 386 की अपील न्यायालय की शक्तियां समझ लीजिए। कोई भी अपील न्यायालय क्या कर सकता है, अगर उसके सामने अपील दायर की गई है और उसको लगता है कि अपील में कोई मेरिट नहीं है, कोई मामला अपील का नहीं बन रहा है, तो पहली बात तो वो अपील को खारिज कर सकता है। दूसरी बात, अपील के मामले में वो जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय के उस दंड को पुष्टि कर सकता है, उस दंड की, या उस व्यक्ति को जिसको दंड दिया गया उसको दोष मुक्त कर सकता है, या उस व्यक्ति को उन्मोचित कर सकता है, या कोई और दंड दे सकता है, या फिर वो दोबारा विचारण का आदेश दे सकता है। बहुत सारे शक्तियां हैं अपील न्यायालय को। इसी मामले में इन अपीलीय शक्तियों को ही विस्तारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा संदीप कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2022 के मामले में कि जो भी अपीलीय न्यायालय है वो किसी भी व्यक्ति को
अपील के केस में अपील के मामलों में क्या कर सकता है, दोष जो दंडादेश दिया गया उसकी पुष्टि कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है, दोष सिद्ध कर सकता है, और कोई दंड दे सकता है, उन्मोचित कर सकता है। मगर ऐसा कब करेगा वो न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने निर्णित किया कि ऐसा एक सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं, अपितु उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित विधियों के का अनुसरण करके करेगा। कहने का मतलब है, अगर वो दोष मुक्त, दोष सिद्ध या उन्मोचित करता है या दंडादेश की पुष्टि करता है, तो सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी के नियमों पर आधारित करके इस मामले को नहीं निपटाएगा, बल्कि वो देखेगा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरह के इन मामलों में निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों को आधार बनाकर, नज़ीर बनाकर, तब उस जो रूल्स बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो विधियां स्थापित की हैं, उनका अनुसरण करते हुए अपील न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और दोष मुक्ति के मामलों में, दोष मुक्ति के अपील के मामलों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये सब बातें बता दी गई इस मामले में, इस निर्णय में, इस केस में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में। फिर आप आ जाइए, ये धारा आप पढ़ चुके हैं 378, ये पूरी बड़ा अवधि, यही अभी हम केस डिस्कस कर रहे थे, संदीप कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य 2020। इसके बाद आप आ जाइए धारा 391, 391 इंपॉर्टेंट धारा है ये, फिर से आपको हम बता दें कि मेंस में ये आती है, और इसमें बताया गया अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। ये भी देख लें। उपधारा 1 कहती है 391 धारा की कि इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वो अपने कारणों को अभिलिखित करेगा, और ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकेगा या स्वयं ले सकता है, या फिर वो जो अपीलीय न्यायालय है वो उच्च न्यायालय है तो या तो मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्यों का लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। कहने का मतलब है, अपीलीय न्यायालय चूंकि सेशन न्यायालय भी हो सकता है या उच्च न्यायालय भी हो सकता है, तो सेशन न्यायालय है तो कोई वो अपने आप ही साक्ष्य को अभिलिखित कर सकता है। अगर वो उच्च न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय, तो वो सेशन न्यायालय को या किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश देगा कि ये आप ऐसा करिए, इन साक्ष्यों को एकत्रित करिए। और फिर धारा 2 के अंतर्गत समझ ले, एकत्रित करने के बाद क्या करना है। जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया जाता है, तब ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय, जो कि उच्च न्यायालय होगा संभवतः, अपील न्यायालय को भेजेगा, और तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने को अग्रसर होगा। ठीक है, जब जो उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट को कि आप क्या करिए, इस मामले से संबंधित अतिरिक्त साक्ष्यों को इकट्ठा करिए, और साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद प्रमाणित करके हमारे पास लाइए। फिर तीसरी बात, अभियुक्त या उसके प्लीडर को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है। कहने का मतलब, जब अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाएं तो अभियुक्त स्वयं या अभियुक्त का अधिवक्ता या दोनों क्या हो सकते हैं, साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित हो सकते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो लास्ट उपधारा में बताई गई है कि साक्ष्य का लिया जाना जांच माना जाएगा। जो साक्ष्य यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे तो साक्ष्य इकट्ठे करने का काम जो होता है आप पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन का होता है जो कि पुलिस करती है, मगर यहाँ साक्ष्यों की मजिस्ट्रेट ले रहा है, मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय स्वयं साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जांच है, ना कि अन्वेषण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जांच जब मजिस्ट्रेट करता है, साक्ष्य जब मजिस्ट्रेट इकट्ठे करता है, कलेक्ट करता है, जुटाता है, तो वो जांच के अंतर्गत आता है, ना कि अन्वेषण के अंतर्गत। फिर इस टॉपिक की आज की हम लोगों की आखिरी धारा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394, अपीलों का उपशमन। उपशमन मीन्स होता है खत्म हो जाना। पूछा जाता है आप लोगों से कि अपीलें कब खत्म हो जाएंगी, अपीलों का कब उपशमन हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से याद रख लीजिए और बहुत अच्छे से याद करिए इस पॉइंट को, कई प्रश्न बनते हैं इस पर। पहली उपधारा बताई गई है कि धारा 377 तथा 378 के अधीन प्रत्येक अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा, जो कि अभी हमने आपको धारा 377 बताई थी जिसमें राज्य सरकार अपील कर रही थी, 378 में दोष मुक्ति की अपील हो रही थी। तो दोनों ही अपीलें अपने आप ही उपशमित हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी जैसे ही अभियुक्त मर जाता है, तो अपील अपने आप खत्म हो जाती है। फिर उपधारा 2 में देख लें, इस अध्याय के अधीन
जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर अपीलार्थी मर जाता है तो अपीलार्थी की मृत्यु पे भी अपीलों का उपशमन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन मामलों में नहीं होता उपशमन जो कि जुर्माने के दंडादेश के मामले में अपीलें हैं, मतलब जुर्माना दिया गया था और जुर्माने के से संबंधित अपील हुई है, तो वो अपील अपीलार्थी की मृत्यु पर उपशमित नहीं होगी। बाकी अपीलें क्या हो सकती हैं, हो जाती हैं, उपशमित हो जाती हैं अपीलार्थी की मृत्यु पर। पहला उपधारा था अभियुक्त की मृत्यु पर, दूसरा मामला है अपीलार्थी की मृत्यु पर अपीलों का उपशमन। फिर इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया है जो कि उपधारा 2 से संबंधित है। परंतु जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील जारी रखने की इजाज़त के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है और यदि इजाज़त दे दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। कहने का मतलब है, जैसा कि उपधारा 2 में पहले ही कह दिया गया था कि अगर जुर्माने से संबंधित अपील है तो उपशमित नहीं होगी और अगर कोई और अपील है तो उपशमित हो जाएगी। तो इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि अगर दोष सिद्धि से संबंधित है या मृत्यु या कोई ऐसा आजीवन कारावास या कोई भी कारावास दंडादेश के विरुद्ध अपील है तो उस अपील के दौरान क्या या लंबित रहने के दौरान क्या हुआ, अपीलार्थी की मृत्यु हो गई और अपीलार्थी की मृत्यु होने पर चूंकि अपील का उपशमन हो जाएगा। मगर अगर अपीलार्थी का जो निकट कोई रिश्तेदार हो या नातेदार हो तो वो क्या करे, अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर अपील को जारी रखने का आवेदन उसी न्यायालय में करेगा जहां उसकी अपील चल रही थी, अपील की सुनवाई चल रही थी। और अगर वो न्यायालय क्या करे, अपील को जारी रहने की इजाज़त दे देता है तो अपील वहां पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से देखिए, हमने आपको 37 मिनट हुए हैं आपके अभी, ये पूरा मैटर हमने आपको दे दिया। ऑलमोस्ट 50 धाराएं हम आपको डेली दे रहे हैं, 2 टर्न आपके और बच्चे हैं, CRPC पूरी हो जाएगी आपकी। जैसा कि हमने बताया था, शायद आज की वीडियो में हमने आपको नंबर नहीं दिया, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9450770672। अगर आपको कोई असुविधा है तो इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस का मैटर है, हम थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी हम देते हैं, चाहे आप PCSJ की तैयारी कर रहे हो, HJS की कर रहे हो, APO की कर रहे हो या AIBE का एग्ज़ाम की एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या LLB कर रहे हो, कोई भी लॉ से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हो और बाईलिंगुअल पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई अलग से पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर हमने चूँकि जो आपको नंबर बताया 9450770672, इस पर व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए जिसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी पढ़ाई कराते हैं। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। इसके अलावा अगर चैनल ढूंढने में कोई असुविधा हो रही है तो हमारा चैनल डायरेक्ट डालिएगा @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, या फिर 9450770672 पे कॉल करके हमसे संपर्क करिएगा। कोई भी असुविधा हो रही हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो केस लॉज हमने लिखे हुए हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर है डली हुई। उसके अलावा PCSJ मेंस करके पूरी सीरीज़ है डे 1 से लेकर डे 100 तक, वहाँ पर ये सारे वीडियोस जो हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़े आपको हमने दे दिए हैं बहुत ब्रॉड रूप में। और हालांकि प्लेलिस्ट भी बना दी है, जैसे आप कंप्लीट CRPC UP PCSJ मेंस 2022 सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जहाँ पर मेंस का पूरा मैटर है। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो वहाँ से सर्च कर लें, और अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो हमारे नंबर जो हमने बताया 9450770672 उस पर संपर्क कर लें। हाँ, ये सारे लोगों को, जितने भी आपके साथी हैं, ये कंप्लीट मैटर है हर कंपटीशन के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, जितने भी इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या मेंस होते हैं या LLB है, सबके लिए ये कंप्लीट मैटर है। इसलिए इस मैटर को आप अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका हम बता चुके हैं आपको कि वीडियो चलता है तो मोर लिख के आता है, मोर को टच करिए। टच करते ही क्या होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF जो खुल जाएगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिए। PDF को अपने हाथ में रखें, तब हमारा वीडियो देखिए तो आपको 100% बात समझ में आ जाएगी। और फिर समझ में आने के बाद एक बार वीडियो चलने दीजिए, हमारे मैटर को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।